हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी पीवाईपी क्वेश्चन से रिलेटेड। सो आज हम पीवाईपी लगाने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के नए क्वेश्चन जो है ये आपको पता चलने वाले हैं। 1 दिसंबर 2020 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 में, उसका ये आपका पीवाईपी पेपर है। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन अपन जीके जीएस के कवर करेंगे, करंट अफेयर के, जो कि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करवाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आप अपना स्कोर भी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। गाइज, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा यहां से ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक पंखीड़ा जो लोकगीत है ये निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य जो है इससे संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा पंखीड़ा राजस्थान से जुड़ा एक लोकगीत है, याद रखिएगा। और ये जो गीत है राजस्थान के किसान जो है किसानों के द्वारा ये गाया जाता है। बेसिकली खेतों में काम करते समय ये गीत किसान गाते हैं। पंखीड़ा जो शब्द है इसका अर्थ प्रेमी होता है। क्या होता है? प्रेमी इसका अर्थ होता है। और किसान इन गीतों को गाते समय अलगोजा और मजीरा बजाते हैं। ये मंजीरा होता है, मंजीरा और अलजीरा होता है। तो ये बेसिकली बजाते हैं, अलगोजा मंजीरा बजाते हैं। अलगोजा एक युग्मित वुड विंड वाग होता है और मदीरा जो है मंजीरा बेसिकली इसको बोला जाता है। ये मंजीरा ये भारत का एक पारंपरिक हस्तताल वाद्य माना जाता है। तो बेसिकली ये जो है पंखीड़ा लोकगीत है जो कि किसानों के द्वारा राजस्थान में खेतों में काम करते समय गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को संजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा विषाणु यानी कि वायरस। आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी माना जाता है, वायरस यानी विषाणु को। और वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वायरस किसी सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपापचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है। और अगर वायरस किसी निर्जीव चीज में भी होता है तो वो निर्जीव हो जाएगा। वायरस को जीवित रहने के लिए एक सजीव शरीर जो होता है उसकी जरूरत होती है। यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी माना जाता है ये वायरस यानी विषाणु को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जास्कर नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। जास्कर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी तो है, ये तो आपको पता चल चुका है। और ये जो नदी है पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से होकर बहती है जास्कर नदी, और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। जास्कर नदी को जस्कर नदी भी बोला जाता है। तो जस्कर जो नदी है इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि नुब्रा हो गई, नुब्रा ये जास्कर की सहायक नदी है। इसके अलावा श्योक होती है एक, श्योक ये भी जास्कर की सहायक नदी है। हुंजा, हुंजा ये भी जास्कर की सहायक नदी मानी जाती हैं। तो ये जास्कर की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सिंधु की नदी की बात करें तो गाइस सिंधु नदी की अगर अपन बात करें तो सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें काबुल आती है, काबुल ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा एक आती है कुरेम, कुरेम के साथ साथ झेलम नदी जो है ये आपने नाम सुना होगा झेलम का, ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा चिनाब नदी, चिनाब के साथ रावी, रावी इसके अलावा व्यास और सतलज, सतलज ये जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। अगस्त 2020 के अनुसार आपको बताना है। क्लियर है? तो सही जवाब आपका जो इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा 1, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि हमारा 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 31 अगस्त 2020 तक भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की जो संख्या है ये 1 है। और वो कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर, है ना। तो अगस्त 2022 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित केवल एक खिलाड़ी है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं।
याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जो है ये भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट व्यक्ति है जिनको, खिलाड़ी है जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा 2019 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले अंतिम जो खिलाड़ी है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका। इसके देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, अंतिम जो खिलाड़ी है यही है सचिन तेंदुलकर। क्लियर है। इसके अलावा और भी कई लोगों को मिला है 2019 में, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी थे। और 2020-21 में कोई भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद, है ना, अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्द समद, ये किसके निमंत्रण पर भारत आया था? सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा यहाँ से हुमायूं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार है अब्दुस समद, हुमायूं के निमंत्रण पर यह भारत आया था। और अब्दुस समद 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ था। और उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर की नींव रखी थी। अब्दुस समद ने लगभग 1550 से 1595 तक मुगलों के अधीन काम किया है। और उन्होंने लगभग 1572 तक में सम्राट अकबर की शाही कार्यशाला का नेतृत्व भी किया था। तो याद रखिएगा मुगलों के टाइम पर ये थे प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, केंद्रीय बजट 2020 के में घोषित नए आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच कर योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई है? सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ से हो जाएगा 10%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय बजट में आय कर दर को 20% से घटाकर कितना कर दिया है? 10% अब कर दिया गया है। क्लियर है। और यदि वार्षिक आय 5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए जो है ये हैं, यह कदम करदाताओं पर कर के बोझ को कम करने के लिए बेसिकली उठाया गया है। भारतीय कर कानूनों के अनुसार करदाताओं को उनकी कर योग्य आय के अनुसार समूहों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेबल टेनिस। देखिए टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही जवाब आपका यहां से हो जाएगा जर्मनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म हैम्बर्ग में हुआ 20 अप्रैल 1997 को। जुलाई 2017 से नवंबर 2022 तक उन्हें लगातार शीर्ष 10 में स्थान दिया गया। ज्वेरेव टोक्यो 2020 में जर्मनी के लिए ओलंपिक पुरुष एकल टेनिस स्वर्ण विजेता के पहले पुरुष थे। तो ये भी आप थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? सही जवाब इस क्वेश्चन का यहाँ से हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में उनके शिलालेख जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक के शिलालेखों में से कुछ उत्तर पश्चिमी में खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बेसिकली बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के अधिकांश प्राकृतिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख ग्रीक और आरामी या फिर अरामी में थे। अफगानिस्तान में शिलालेख ग्रीक और अरामी लिपि में लिखे गए थे। तो बेसिकली 3 भागों में इनको शिलालेखों को बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आप यह विशेष करके याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा यतीश यादव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। यतीश यादव रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक है। और यतीश यादव लेखक और पत्रकार हैं जिन्होंने रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक को लिखा है। इसमें भारत की जासूसी एजेंसी द्वारा की गई रिसर्च और एनालिसिस विंग द्वारा की गई वीर गतिविधियां, गुप्त कार्यों को ध्यान में रखा गया है। रो की स्थापना 1968 में रामेश्वर नाथ काओ ने की थी।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? सही जवाब रहेगा आपका एस रामानुजन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गाइज, उन्होंने 12 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने इन्फिनाइट सीरीज, फ्रैक्शन नंबर थ्योरी और मैथमेटिकल एनालिसिस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका KJ kg, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ईंधन के कैलोरी मान को जो है ये किलो जूल प्रति किलो में व्यक्त किया जाता है। ईंधन के कैलोरी मान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? यानी कि आपका केंद्रीय बजट 2020 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो आपकी एग्जाम हुई थी ये 2020 में हुई थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपके बने थे और उसी लेवल के क्वेश्चंस है आपके। तो आप इस बार का जो बजट है वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, हमने अच्छे से करवा रखा है, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सही जवाब आपका रहेगा वर्ष 2022 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस। देखिए, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार 2022 तक भारतीय किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और इस बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया था। सरकार ने 2019 और 2020 के अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहां से आर्टिकल 24, यानी कि आपका 42 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। तो यहां से आपका अनुच्छेद 42 जो है ऑप्शन नंबर 4 के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 में राज्य को सूक्ष्म सहायता के लिए प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में राज्य को काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान का निर्देश दिया गया है और यह अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक तत्व से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतमी पुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था ये सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक थे। वे सातवाहन वंश के 23वें नंबर के सम्राट थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वें नंबर के सम्राट थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पिता का नाम था शिव स्वाति और माता का नाम गौतमी वलसरी था। इतिहासकारों के अनुसार अगर अपन बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे और उन्होंने 78 से 102 ईस्वी तक शासन किया था। क्लियर है। और यवनों, शाक्यों और पल्लवों को पराजित कर सातवाहन वंश के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब रहेगा गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ज्ञानोदय के बाद अपने पहले धर्मोपदेश में अष्टांगिक मार्ग का विचार दिया था। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा सभी दुखों की जड़ है। अष्टांगिक मार्ग में दुखों से मुक्ति पाने के 8 उपाय बताए गए हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आपके बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गाइज आप सभी अपना स्कोर नोट डाउन करते चलेगा। लास्ट में वीडियो के 50 क्वेश्चंस लिए गए, आपको अपना कमेंट में स्कोर करना है कि आउट ऑफ 50 में से आउट ऑफ कितने नंबर आपके आए हैं। क्लियर है, ताकि आपको भी अच्छे से पता चल पाए। जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट
दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा उदय कोटक को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर है उदय कोटक। कारपोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समिति के अध्यक्ष है और यह समिति कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा देश में कॉरपोरेट प्रशासन तंत्र को सुधारने के लिए स्थापित की गई थी और इस समिति ने सिफारिश की थी कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए चेयरमैनशिप सीमित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? सही जवाब रहेगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मेघालय की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। क्लियर है? मेघालय के पठार में औसत से अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर विकास हुआ है इसका, और सदाबहार वनस्पतियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर अपन बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के जो पड़ोसी राज्य है इनमें आपका नेपाल आता है, नेपाल के साथ यहाँ पर सिक्किम भी आता है, सिक्किम है ना, सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम। इसके अलावा भूटान हो गया, भूटान के बाद में असम, ये कुछ राज्य और ये हैं कंट्रीज। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, बांग्लादेश के साथ साथ ओडिशा और झारखंड की सीमा भी से साझा होती है। तो याद रखिएगा कौन कौन से राज्य और कंट्रीज की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल राज्य से, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब आपका हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो लिखा था, ये लिखा था भास्कराचार्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ में इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार लाभांश वितरण कर जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? तो वाराणसी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यहां से आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही जवाब रहेगा सारनाथ में यह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट है, इसमें खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को रिक्तिस्तान काल की प्रतिमा मानी गई है। सही जवाब रहेगा गुप्त काल की, यानी कि सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डेस काल की प्रतिमा मानी गई है, तो ये मानी गई है गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारत और रिक्तिस्तान को शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। सही जवाब रहेगा रूस, यानी कि अगस्त 2020 में भारत और रूस को शतरंज ओलंपियाड के स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो 3 पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा, याद रखिएगा अबुल फजल ने इसको लिखा है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब रहेगा महानदी। ओडिशा की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा मेंस डबल इवेंट के लिए डेस के साथ जोड़ी बनाई, तो इन्होंने डेनिस शापोवालोव के साथ में जोड़ी बनाई है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने के से निषेधित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 18(1). फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो ये जो प्रजनन होता है पुनः प्रजनन इसको बोला जाता है। पुनः प्रजनन यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है डाफला की पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? डाफला की जो पहाड़ियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था रतन वी पाटिल वटल, रतन पी वटल। यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के एक पेशेवर खिलाड़ी है? तो तीरंदाजी के हैं। तीरंदाजी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो यह दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बराबर की जो गुफाएं हैं ये बिहार में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो माच का संबंध है मध्य प्रदेश से। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो ये 1951 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जल्द से निकल कर आ रहा है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? सही जवाब रहेगा सामवेद, यानी कि सामवेद के प्राचीनतम ग्रंथ को के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को कितने से कितना बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपए से बढ़कर इन्होंने 5 लाख करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का निर्दिष्ट करता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 30, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यह किया गया था 1813 में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वर्ष 2002 में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, निकल कर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? ट्रिप्सिन ये होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है। निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो ये फ्यूनेरिया होता है, इसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मैक्लोडगंज आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हिमाचल प्रदेश के साथ में चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो ये चिकनी मृदा में होता है। अगला क्वेश्चन है 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो ये किया गया रतनलाल का चयन किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए GV राजा पुरस्कार आरंभ किया? तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है। क्लियर है? खिलाड़ियों के लिए 2020 में GV राजा पुरस्कार का आरंभ केरल राज्य सरकार ने किया है। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए थे और 50 में से आपके कितना स्कोर रहा है आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कितनी तैयारी आपकी है। और आप भी कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताते रहिएगा, ताकि आपको भी स्कोर आपको पता चल पाए कितना स्कोर है, बाकी लोगों को भी पता चल पाए। और एक चीज़ और देखिए गाइज, आपकी एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक वाइज, जैसे कि लोक नृत्य हो गए, मेले हो गए, लोक नृत्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हो गए, वन से रिलेटेड हो गए, स्टैटिक से जितने भी टॉपिक है जो लगातार पूछे जाते हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गई, तो इन सभी पर टॉप 100 के फॉर्मेट में आप वीडियो चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हम एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपको कवर करवा देंगे, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? एग्री करते हैं तो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। क्लियर है, बाकी आपके सजेशन के आधार पर और इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो गाइज इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है, मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट। देखिए कल के हमारा जो आपका यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्ट का ये जो रिव्यू है, पेपर सॉल्यूशन है, ये देखा है। इसका जो नेक्स्ट शिफ्ट का आपका एनालिसिस और बेसिकली अपन सॉल्यूशन जो लेकर आएंगे वो हम कल मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।